इससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ख़वातीन से मुतालिक क़वानीन और नुमाइंदगी से मुतालिक पेशबंदी। आज़ाद भारत में मर्दों के साथ साथ औरतों को भी बराबर का दर्जा हासिल हो, इसलिए दस्तूर में इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा गया है कि ख़वातीन की भी तरक्की होना ज़रूरी है। वो ख़वातीन जो कि नाख्वानदा हैं यानी जाहिल हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो उनकी जाहिलियत को दूर करने के लिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े रखने के लिए यानी बाइख्तियार होने के लिए कानून ने या दस्तूर ने उन्हें भी भरपूर मौक़े फराहम किए हैं ताकि वो मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी जिस तरह के भी मसाइल हैं उनसे दरपेश, उन मसाइल को वो हल कर सकें। भारत में बाप की जायदाद में से और शोहर की जायदाद में से औरतों का हिस्सा बराबर का हो, मतलब हमारा मज़हब ऐसा है कि हमारे मज़हब में लड़की को बाप की जायदाद में से भी हिस्सा मिलता है और शोहर की जायदाद में से भी, लेकिन हिंदू मज़हब में बाप की जायदाद में से लड़की को हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन बाद में कानून बना और इस कानून की रूह से बाप की जायदाद में से भी लड़की को हिस्सा दिया जाने लगा ताकि किसी भी तरह का मर्द और जन अदम मसावत ना दिखाई दे। जहेज़ मुखालिफ कानून बने लड़कियों के लिए। हमने पहले ही देखा है कि हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो मुल्क में बहुत ज़्यादा फ़रसूदा रसूमात थी और वो तमाम फ़रसूदा रसूमात औरतों से ही वाबस्ता थी, है ना। औरतों को ही देवदासी बनाया जाता था, औरतों को ही जलाया जाता था, औरतों पर ही जुल्म होता था, औरतों को के ही बाल काटे जाते थे। कभी हमने नहीं सुना कि औरत कम उम्र में मर गई तो आदमियों के बाल काटे जा रहे हैं, या उन्हें भी औरतों की लाश के साथ जो उनको भी जला दिया जा रहा है। ऐसा तो कहीं नहीं हमने पढ़ा अभी तक, है ना। यानी और लड़कियों के ऊपर ही जुल्म होता था। तो इस कानून को भी बंद किया गया, जहेज़ मुखालिफ कानून बना। लड़कियां अगर जहेज़ नहीं देती थी तो उन्हें जला दिया जाता था। लेकिन आज इस तरह का कानून है कि लड़के वाले जो हैं उनको कोई भी कदम बहुत देखभाल कर उठाना पड़ता है कि अगर किसी भी तरह की लड़की के साथ नाइंसाफ़ी की जाए या ज़्यादती की जाए तो लड़की अदालत में जा सकती है। इस तरह का कानून बनाया गया है। जिनसी इस्तेसाल से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है, चाहे वो लड़की घर में रहे, चाहे वो मोहल्ले में रहे, चाहे वो किसी जगह पे काम करती हो, कोई ऑफिस में काम कर रही हो, कोई इदारे में काम कर रही हो, कोई हॉस्पिटल में काम कर रही हो, या फिर किसी के घर पे काम कर रही है, तो उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना ज़रूरी है। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है वहाँ पर उसे भरपूर ताउन है, वहाँ पर उसके साथ किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से उसके साथ इस तरह का कोई काम होता है तो उसे पूरा हक है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। इस तरह का कानून बना दिया गया है। घरेलू तशद्दुद मुखालिफ कानून, लड़कियों के साथ जुल्म सितम होते हैं, या इससे पहले के वीडियो में मैं तुमको बता दिया, तो उसके खिलाफ भी कानून बनाए गए। अब ये सब कानून जो है ये ख़वातीन से ताल्लुक़ रखने वाले कानून है कि ख़वातीन के सामने कौन कौन से मसाइल उठ खड़े होते हैं, तो उन मसाइल को किस तरह से हल किया जाए उसके लिए कानून बनाना ज़रूरी था ताकि मर्द और जन मसावत दिखाई दे। कहीं ये पता ना चले कि लड़कियों को मर्दों के मुकाबले में कम दर्जा हासिल है। आगे देखेंगे अब हम उसी के हमारे मुल्क में सियासत और सियासी इदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी शुरू से ही कम रही है। सियासत, पॉलिटिक्स, सियासी इदारे, पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ख़वातीन की नुमाइंदगी यानी ख़वातीन की हिस्सेदारी जो है वो कम दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लड़कियों को या तो घर से इजाज़त नहीं मिलती कि वो पॉलिटिक्स में जाएं। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हमें कानून परमिशन देता है लेकिन समाज हमें उसकी परमिशन नहीं देता। मिसाल के तौर पर इस तरह का कानून है कि एक लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकती है, चाहे वो अपने मज़हब में करे या गैर मज़हब में करे, लेकिन समाज क्या इसकी इजाज़त देगा? नहीं देता है। समाज ऐसी लड़की के घर वालों का बॉयकॉट कर देता है। वैसे ही एक लड़की को इस बात की इजाज़त है कि वो अपनी मर्ज़ी का पेशा अपना सकती है, सियासत में जा सकती है, मॉडलिंग में जा सकती है, फ़ौज में जा सकती है, पुलिस बन सकती है, लेकिन बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ पर इस पर पाबंदी आयद है। मतलब ये कि समाज हमें, कानून भले हमें इस बात की इजाज़त दे लेकिन समाज हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो इसी वजह से सियासत यानी पॉलिटिक्स,
میں خواتین کی نمائندگی کم نظر آتی ہے، کیونکہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ کہ پولیٹکس کو اچھا نہیں مانا جاتا، وہ جو ادارہ ہے اس کو غیر محفوظ مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو اس میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی جاتی ہے۔ مطلب اس طرح سے گھر میں پابندی ہے، جبکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی غلط کام ہو رہا ہے یا ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہے، لیکن گھر والے اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوشش کی، صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کے ایسے کئی ممالک ہیں جہاں پہ اسی طرح کے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھارت میں بھی اس مناسبت سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ دستور میں 73ویں اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 33% نشستیں محفوظ کی گئی ہیں۔ اب 73ویں اور 74ویں ترمیمات، دیکھو جب دستور بنا آزادی کے وقت، اس وقت آبادی کم تھی، مسائل کم تھے، لوگوں کی خواہشات کم تھیں، امیدیں کم تھیں، لیکن جیسے اور لوگوں کی جو سوچ تھی وہ بھی مطلب کم اس کی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آبادی بڑھتی گئی، مسائل بڑھتے چلے گئے، لوگوں کی خواہشات بڑھتی چلی گئیں، امیدیں بڑھتی چلی گئیں، مطلب ہر طرح سے جو ہے تبدیلی رونما ہوئی، اور اسی لیے ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دستور کے اندر بھی ترمیم کرنی پڑی، یعنی اس میں بھی تبدیلی کرنی پڑی، تاکہ حالیہ جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ تو بہت ساری ایسے قانون ہیں جن کو بنایا جاتا ہے وقت پر، کیونکہ جب ملک آزاد ہوا اس وقت جس طرح کا قانون تھا یا دستور تھا، تو اس میں اور آج میں کہیں نہ کہیں تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بدل گئی ہے، لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آ گئی ہے، احساسات میں تبدیلی آ گئی ہے، افکار میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اسی وجہ سے بنائے گئے دستور میں بھی کہیں کہیں پر تبدیلیاں کرنی ضروری ہوتی ہیں، وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے۔ اور مقامی حکومتی ادارے جیسے کہ پنچایتی راج ہے، نگر پالیکا ہے، میونسپل کارپوریشن ہے نا، پنچایتی سمیتی، یہ جتنے بھی ہیں حکومتی ادارے، اس میں خواتین کی شمولیت زیادہ ہو، اس کے لیے 33% نشستیں محفوظ کر دی گئی ہیں، مطلب 33% سیٹ جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں۔ جتنی بھی مقامی حکومتی اداروں میں سیٹ ہوں گی، کارپوریشن میں جتنی سیٹ ہوں گی، اس میں سے 33% سیٹ جو ہے وہ عورتوں کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ ویسے ہی پنچایت سمیتی میں، نگر پالیکا میں، مہانگر پالیکا میں جتنی بھی سیٹ ہوں گی اس کا 33% جو ہے وہ خواتین کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ بعد میں مہاراشٹر کے علاوہ اور کئی ریاستوں میں اس تناسب کو بڑھا کر 50% تک کر دیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے قومی خواتین کمیشن قائم کیا گیا، قومی یعنی ملکی سطح پر عورتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے بھی ادارہ قائم کیا گیا۔ ریاستوں میں بھی ریاستی خواتین کمیشن قائم ہے، ملکی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی، تاکہ ہر سطح کی خواتین کے جو بھی مسائل ہیں ان کی فلاح و بہبودی، ان کی ترقی کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس سے کہ خواتین وابستہ ہوں۔ گھریلو تشدد سے خواتین کو تحفظ دینے والا قانون جمہوریت کو مضبوط بنانے والا ایک اہم قدم ہے۔ جمہوریت، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک کو مضبوط بنانے کے لیے جو بھی طریقے اپنائے جاتے ہیں وہ تمام طریقے ہمارے ملک میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو خواتین کو محفوظ کرنے کے لیے، اسے اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ ملک کے اندر ان کی بھی اہمیت ہے، سماج میں ان کی زبردست ضرورت ہے۔ اگر کہیں پر بھی گھریلو تشدد سے خواتین کو نقصان پہنچتا ہے تو قانون نے اس کے لیے بھی قانون بنایا گیا ہے، تاکہ لڑکیوں میں اعتماد پیدا ہو اور انہیں تحفظ کا احساس ہو۔ اس قانون نے خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت واضح کی۔ روایتی بالادستی اور حکمرانی کی نفی کرنے والے اس فیصلے نے ہندوستانی جمہوریت کی توسیع کی اور اس میں شمولیت کو زیادہ بامعنی بنا دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جو دستور ہے اس دستور کے آگے سب کو سر جھکانا ہی ہوتا ہے۔ تو جب قانون بنا تو قانون کے آگے کسی کے نہ چلی، اور یہی اس صحیح فیصلے سے ہندوستانی جمہوریت کی توسیع ہوئی، مطلب اس کی نشو و نما ہوئی۔ اب یہاں پر ہم ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں، اس ٹیبل میں اگر ہم دیکھیں گے بیٹا
तो यहाँ पर हमको यह दिखाई दे रहा है 1951, 52, ऐसे हमको बहुत सारे साल दिखाई दे रहे हैं। आखिर में हमको 2014 तक का दिया हुआ है, क्योंकि ये किताब जो है 2014 या 15 में शाये हुई होगी, उस वक्त की जिल्द होगी, इसलिए यहाँ पर 2014 तक बताया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है कि खातून अरकान पार्लियामेंट की तादाद बताई गई है। 1951-52 में 22 थी, 1957 में 22, फिर कहीं पर ये बढ़ी, कहीं पर कम हुई, 1977 में एकदम 19 ही हो गई, फिर और आगे कहीं पर कम ज़्यादा करते हुए 2014 में 66 हो गई। मतलब कभी कम भी हुई और कभी बढ़ी भी। बढ़ने की वजह अब हमने देख ली है कि कानून इस तरह का बना दिया गया है, नशिस्तें महफूज कर दी गई हैं, है ना। तो इस जदूल के ज़रिए हम लोकसभा में ख़वातीन की नुमाइंदगी देख रहे हैं। लोकसभा की बात बताई जा रही है मरकज़ी सतह पर, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा अदलिया का किरदार। अदलिया यानी अदालत। अदालत का किरदार मुल्क में ज़बरदस्त है। अगर अदालत अपने काम को सही तरीके से अंजाम देगी तो मुल्क का हर शहरी अपने आप को महफूज तस्लीम करेगा। जमहूरियत को मजबूत बनाने के अमल में और समाजी इंसाफ व मसावत के मकासद के हुसूल की सिमत में मुल्क को तरक्की देने के सिलसिले में भारत की अदालतों का किरदार बहुत अहम है। जब हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का ही निज़ाम हुआ करता था, यहाँ तक कि अदलिया भी उन्हीं की थी, है ना, अदालत भी उन्हीं की थी। तो वो अपनी मनमानी करते थे, अपने हिसाब से कानून बनाते थे, अपने हिसाब से लोगों को गिरफ्तार करते थे, शक के बिना पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। उनसे किसी तरह की कोई भी तफ्तीश नहीं होती थी और उन्हें मुजरिम करार दिया जाता था। अदालत भी उनकी होती थी, जज भी उनके होते थे और मुजरिम जो हुआ करते थे वो हिंदुस्तानी हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त उनका राज था और उनका जो मोटो था, उनका जो मकसद था वो यही था कि हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म सितम करना। लेकिन आज जो हम पढ़े हैं ये आज़ाद भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज़ाद भारत में हर मज़हब, हर ज़ुबान, हर इलाके को बराबर का दर्जा हासिल है, मर्द और औरत को भी बराबर का दर्जा हासिल है। इसलिए अदालत का ये फ़र्ज़ बनता है कि सही फ़ैसला सुनाए। जिस मुल्क में अदालत सही फ़ैसला सुनाती है उस मुल्क में समाजी इंसाफ और मसावत बराबर का दिखाई देता है और इसी को जमहूरियत की नशोनुमा कहा जाता है। अदालतों ने दस्तूर के मुंदरजात के मफहूम को समझने में दस्तूर के बुनियादी मकासद और दस्तूर साजों की नीयत और इरादों को तरजीह दी है। अदालत में क्या हुआ है कि दस्तूर के जो भी मफहूम दर्ज हुए हैं, मतलब जो उसूल बताए गए हैं, उन उसूलों को समझा गया है। वो उसूल क्यों रखे गए हैं, उनके क्या मकासद हैं, उन उसूलों की वजह से मुल्क में किस तरह का माहौल रहना चाहिए, नियत और इरादे, है ना। दस्तूर साजों की नियत, दस्तूर साज दस्तूर बनाने वाले, तो उन्होंने इस तरह के उसूल क्यों बनाए कि सबको बराबर का दर्जा मिले, इंसाफ मिले, आज़ादी मिले, भाईचारगी हो, उखवत हो। ये उनकी नियत थी, उनके नेक इरादे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुल्क के अंदर अलग अलग मज़ाहिब, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। इस सिलसिले में अदालतों के कारनामों को दर्जे झेल नुकात की मदद से समझना आसान होगा। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनकी मदद से हम अदालत के कारनामों को आसानी से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है दस्तूर का बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा मतलब जब दस्तूर बना था उस वक्त वो किस तरह का था। दस्तूर जामिद नहीं होता है। जामिद का मतलब होता है जमा हुआ, एक जगह टिका हुआ। तो दस्तूर कैसा है, जामिद नहीं है, ये किसी जिंदा दस्तावेज की तरह होता है। दस्तूर जो है ये किसी जिंदा दस्तावेज की तरह है। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, इसमें तब्दीली रूनुमा होती है। अभी जैसे तुमको बताया कि जब मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त जो दस्तूर बनाया गया था, जो कानून बनाए गए थे, आज वैसे के वैसे नहीं है। उन कानूनों में तब्दीली भी की गई है, तरमीम भी की गई है। इसका मतलब ये है कि दस्तूर जो है वो जामिद व साकित नहीं है, बल्कि वो जिंदा दस्तावेज की मानिंद है। हालात के मुताबिक दस्तूर में तरमीम करना पड़ती है और ये इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है। हमारा मुल्क क्योंकि पार्लियामेंट्री निज़ाम वाला मुल्क है, हमारे मुल्क में पार्लियामेंट है और हमने ये पढ़ा है कि जमहूरी मुल्क के निज़ाम में पार्लियामेंट यानी मजलिस कानून साज आवाम के सामने जवाबदेह होती है। आवाम के लिए उसे कानून बनाने होते हैं, है ना। तो हमारे मुल्क में भी कानून बनाना, दस्तूर में तरमीम करना, तनसीख करना, ये तमाम काम जो है ये पार्लियामेंट को करने होते हैं। यानी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, इसके अलावा सदर जमहूरिया, इन तमाम लोगों की मदद से दस्तूर में तरमीम व तनसीख की जाती है या फिर कानून को तैयार किया जाता है।
पार्लियामेंट के इस इख्तियार को तस्लीम करते हुए अदालत ने पार्लियामेंट को इसके इख्तियारात की हद से वाकिफ कर दिया है। अदालत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दस्तूर में तरमीम करते वक्त पार्लियामेंट दस्तूर की बुनियादी साख्त को नुकसान ना पहुंचाए। क्या बताया गया है कि अगर दस्तूर में किसी तरह की तरमीम करनी पड़ रही है, तनसीख करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा, जैसे अब तरमीम व तनसीख कौन सी है, उसकी एक जिंदा मिसाल अभी हमने देखी कि ख़वातीन के फलाह व बहबूदी के लिए 73वीं और 74वीं तरमीमात की गई हैं। मतलब जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, जो अलग अलग नुकात हैं, उनमें से 73वीं और 74वीं नुकात के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है। क्या तब्दीली हुई है कि पहले जहाँ पर ख़वातीन को अहमियत नहीं दी जाती होगी या उनके लिए कोई नशिस्तें मख्तस नहीं होंगी, तो बाद में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर उनको फिगर दे दी गई। एक पर्टिकुलर फिगर है कि भाई 33% नशिस्तें जो हैं मुकामी हुकूमती इदारों में ख़वातीन के लिए महफूज कर दी गई हैं। तो ये क्या हो गया, तब्दीली हो गई। तो यहाँ क्या बताइए, अब ये है बुनियादी साख्त, जो दस्तूर की बुनियादी साख्त है उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा और तरमीम भी हो गई। नुकसान कब पहुंचेगा, जब ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है कि ख़वातीन की नशिस्तों को महफूज करना या ख़वातीन की नुमाइंदगी को बढ़ाना, अगर ये पूरा का पूरा चीज़ ही हट गई तो क्या हुआ, दस्तूर की जो बुनियादी साख्त है उसको नुकसान पहुंचा। समझ में आया? तो दस्तूर की बुनियादी साख्त को नुकसान भी ना पहुंचे और जिस तरह का काम चाहिए वो भी हो जाए, उसको ये हक जो है ये पार्लियामेंट को दिया गया है और पार्लियामेंट अपने काम को बखूबी समझती है और उसे सही तरीके से अंजाम भी देती है। अब यहाँ आगे दिया हुआ है कि ये भी जान लीजिए, दस्तूर की बुनियादी साख्त में बिलउमूम दर्ज झैल शक़ें शामिल हैं। अब क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं, हुकूमत की अवामी और जमहूरी नौइयत, दस्तूर की वफाकी हुकूमती नौइयत, मुल्क की इत्तेहाद व यकजहती का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क का इक़्तिदार आला और मजहबी गैर जानिबदारी और दस्तूर की बरतरी, ये तमाम बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ये सब बातें जो है ये दस्तूर की बुनियादी साख्त में शामिल है। मसावत, भाईचारगी, है ना, इंसाफ, मजहबी गैर जानिबदारी, ये सब बातें जो हैं ये दस्तूर की बुनियादी साख्त हैं। अगला हमारा पॉइंट है अहम अदालती फ़ैसले। दस्तूर में दर्ज झैल बुनियादी हुकूक के ज़रिए शहरियों को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसे मज़ीद बामानी और अहम बनाने के नुक्ते नज़र से अदालत ने कई फ़ैसले दिए हैं। अदालत ने जिन मौज़ूआत पर फ़ैसले दिए हैं उनमें हुकूक अतफ़ाल, अतफ़ाल का मतलब होता है बच्चे, बच्चों के हुकूक, इंसानी हुकूक की निगहदाश्त, ख़वातीन के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की ज़रूरत, फ़र्द की आज़ादी, आदिवासियों को बासलाहियत बनाने जैसे मौज़ूआत शामिल है। अब देखो इसमें क्या बताया गया बेटा कि हमारे मुल्क में दस्तूर बना दिया गया, दस्तूर के ज़रिए शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रखा गया, लेकिन उसे और भी बेहतरीन तरीके से बामानी बनाने के लिए, उसे अहमियत देने के लिए अदालत ने कई फ़ैसले दिए हैं। जैसे कि अदालत ने हुकूक अतफ़ाल यानी बच्चों के हुकूक, हमें मालूम है कि बहुत जगह पर हम देखेंगे होटल में, रेस्टोरेंट में, मेडिकल शॉप में, वहाँ लिखा रहता है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा या बाल कामगार यहाँ पे होता नहीं है, है ना, यानी 14 साल से कम बच्चे को यहाँ पर मुलाजिम नहीं रखा जाता। यानी जो कानून है उस कानून की वहाँ पर बाकायदगी से उसको अमल में लाया जाता है। अगर किसी घर में 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम कर रहा है तो वो घर का जो मालिक है, वो घर के जो अशख़ास हैं, वो क्या हो गया, कानूनी तौर पर मुजरिम हो गए। 14 साल की उम्र तक का बच्चा मुनहसिर आबादी में शामिल है, यानी वो उसके जो बड़े हैं उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करे। तो ये हो गया हुकूक अतफ़ाल, इंसानी हुकूक की निगहदाश्त। एक इंसान की जो भी हुकूक है, मतलब ये कि अगर कोई शख्स किसी को बंदी बना देता है ना, तो उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो इंसानी हुकूक की निगहदाश्त नहीं हो रही है, बल्कि इंसानी हुकूक की निगहदाश्त का मतलब ये है कि एक शख्स की जो बुनियादी हुकूक हैं, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए, उसे खुली हवा मिलनी चाहिए। तो ये सब की निगहदाश्त करना ज़रूरी है। ख़वातीन का वक़ार, इज़्ज़त, ये भी कायम रहना ज़रूरी है ना। औरतों को ऐसे बिल्कुल एकदम पैर की जूती नहीं, बल्कि औरतों को भी बराबर का दर्जा देना चाहिए। बहुत सारे घरों में पहले लड़कों को अहमियत दी जाती है, लड़के बैठ के खाना खाते हैं, है ना, लड़कों के लिए अच्छी चीज़ें रखी जाती हैं, लड़कों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। ये सब चीज़ें जो है ये गलत हैं, बल्कि जहाँ पर लड़कों को अहमियत दी जा रही है वहाँ पर लड़कियों को भी अहमियत दी जाए, दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाए, है ना।
تو یہ کیسا ہو گیا؟ اس سے کیا ہوگا کہ خواتین کے وقار اور عزت نفس جو ہے وہ قائم رہے گا. اگر کسی کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کو اہمیت دی جا رہی ہے اور بہن کو نہیں دی، تو وہ لڑکی کے دل میں کیسا ہوتا ہے؟ احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ میں بھی تو خدا کی مخلوق ہوں، میں تو اپنے بھائی سے زیادہ ہوشیار ہوں، میں تو اس سے زیادہ کام کرتی ہوں، میں تو اپنے ماں باپ کی زیادہ اوبیڈینٹ ہوں. تو اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھائی نے بھی بہن کے ساتھ اتنے ہی پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اسے اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے جتنی کی وہ خود اپنے لیے امید رکھتا ہے. تو اس طرح کا بھی قانون ہے کہ خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے. فرد کی آزادی، ہر شخص کو آزادی ملنی چاہیے. اسے کہنے کی آزادی، اسے سننے کی آزادی، اسے بولنے کی آزادی، اسے اپنی مرضی سے سفر کرنے کی آزادی، اسے اپنی مرضی سے پیشہ اپنانے کی آزادی، ادارہ قائم کرنے کی آزادی، مذہب کو اپنانے کی آزادی. تو یہ سب جو ہے یہ آزادی میں شامل ہے. آدیواسیوں کو باصلاحیت بنانے جیسے موضوعات شامل ہیں. اب آدیواسی لوگ ہیں نا، قبائلی لوگ، جن کا کام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ہے نا، جو کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، جن کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، کوئی نیو ٹیکنالوجی نہیں ہوتی. تو ایسی ذات، ایسے قبیلوں کو بھی باصلاحیت بنانا، یہ سب عدالت نے موضوعات دیے ہیں، یہ تمام پر عدالت نے فیصلے دیے ہیں. عدالتوں کے مذکورہ موضوعات پر فیصلوں کے سبب بھارت میں سیاسی عمل کو پختہ بنانے کے لیے، پختہ کرنے میں مدد ہوئی ہے. اور عدالت نے جس طرح کے فیصلے سنائے ہیں وہ تمام فیصلوں پر عمل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں سیاسی عمل اور بھی زیادہ مضبوط ہوا ہے. اب دیکھو یہاں کیا بتایا گیا بیٹا، یہ سمجھ لیجئے، اہم ہے. جمہوریت کے لیے اچھی حکومت یا حکومتی کام کاج کا عمدہ ہونا ضروری ہے. جمہوریت یعنی کیا کہ ایسی حکومت جہاں پر کہ حکومتی کام کاج بہترین طریقے سے چلیں، جہاں پر کسی طرح سے کوئی بھی ناانصافی نہ ہو. اس کے لیے درج ذیل خصوصیات کی شمولیت ضروری ہے. شمولیت یعنی شامل ہونا. اچھی حکومت کی ان خصوصیات کو جمہوریت میں پروان چڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ذمہ داریوں سے واقفیت رکھنے والی حکومت ہونی چاہیے. اچھی حکومت، کون سی حکومت؟ یا جمہوریت کب پروان چڑھے گی؟ جب حکومت کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسے ملک میں کون کون سے کاموں کو کس طرح سے انجام دینا ہے. مؤثر اور فعال حکومت. مؤثر یعنی اثردار، رعبدار. فعال ایکٹیو. جواب دہ حکومت جو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے، عوام کے سامنے جواب دے سکے. انصاف پر مبنی اور مکمل ترقی. سرکاری نظام اور فیصلے کے عمل میں عوام کی شمولیت. جو بھی کام ہو اس میں عوام کو شامل کیا جائے، کیونکہ ہمارے ملک کا نظام جمہوری نظام ہے. جمہوری نظام کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو بھی حکومت تیار ہوئی ہے وہ عوام کے ذریعے تیار ہوئی ہے. اس لیے سرکاری نظام اور فیصلے کے عمل میں عوام کی شمولیت کا ہونا بھی ضروری ہے. ہم نے اس سبق میں بھارت میں جمہوریت کے تعلق سے دستور اور اس پر مبنی حکومت کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. بھارتی جمہوریت کو کئی چیلنجز درپیش ہیں. حکومت کے قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے تمام مسائل کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے. آج بھی ہمارے سامنے کئی نئے مسائل ہیں، لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے درکار افراد بھی مستعد ہیں، ہے نا. تو جمہوریت کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملک میں ہر شخص کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے. ملک میں رہنے والے لوگ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، ہر ایک کی ہم جہت ترقی ہو، جو بھی کام ہو وہ انصاف پر مبنی ہو. اب حکومت جو ہے وہ مؤثر ہو، فعال ہو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہو. اتنا سب ہونے پر ہی جمہوریت صحیح معنوں میں ملک میں ترقی کرے گی یا نشوونما پائے گی. اب بیٹا ہمارا یہ سبق یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ اس کو اچھے سے ایک بار اور پڑھیے، سمجھیے، اپنے طور پر اور اس کو سمجھیے، اور اس کے آگے کا میں نیکسٹ اس میں بتاؤں گی. اوکے، اللہ حافظ.